मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म सैम बहादुर मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल ने मानेकशॉ की भूमिका निभाई है। फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे मानेकशॉ के बहादुरी और उनके जीवन के बारे में। मानेकशॉ 1932 में भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून के पहले दल में शामिल हुए थे। उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उन्हें 8वीं गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध और हैदराबाद संकट के दौरान मानेकशॉ को योजना बनाने की भूमिका सौंपी गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने कभी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन की कमान नहीं संभाली। उन्हें सैन्य अभियान निदेशालय में सेवा के दौरान ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन मिला। वो 1952 में 167वें इन्फेंट्री ब्रिगेडियर के कमांडर बने और 1954 तक इस पद पर रहने के बाद उन्हें सेना मुख्यालय में सैन्य प्रशिक्षण के निदेशक का पदभार संभाला। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में उच्च कमांड की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें 26वें इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया। 1963 में मानेकशॉ को सेना कमांडर के पद पर प्रमोशन किया गया और उन्होंने पश्चिम कमान संभाली। 1964 में उनका स्थानांतरण पूर्वी कमान में हो गया। मानेकशॉ पहले से ही डिवीजन, कोर और क्षेत्रीय स्तरों पर सैनिकों की कमान संभालने के बाद 1969 में सेना के 7वें प्रमुख बने। उनकी कमान के तहत भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों, उन्हें भारत के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी मां हिलानी मेहता 1885 से 1973 तक गृहिणी और पिता हारमुसजी मानेकशॉ 1871 से 1964 तक चिकित्सक थे। उनकी माता उनके पिता थे, जो तटीय गुजरात क्षेत्र के वलसाड शहर से अमृतसर चले गए थे। 1903 में मानेकशॉ के माता पिता मुंबई छोड़कर लाहौर के लिए निकले, जहां हारमुसजी के दोस्त रहते थे। हारमुसजी को वहां पर चिकित्सा अभ्यास आरंभ करना था। हालांकि जब तक उनकी ट्रेन अमृतसर पहुंची, हिला को अपनी गर्भ अवस्था के कारण आगे की यात्रा करना असंभव लगा। स्टेशन मास्टर ने सलाह दी कि हिला को इस हालात में कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोनों को अमृतसर में रुकना पड़ा। प्रसव के पश्चात हिला के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक दंपति ने अमृतसर शहर में रुकने का फैसला किया। हारमुसजी मानेकशॉ ने जल्द ही अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी की स्थापना की। अगले एक दशक में दंपति के 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां। फाली, सिला, जैन, शेरू, सैम और जैमी थी। सैम उनकी 5वीं संतान और तीसरे पुत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हारमुसजी मानेकशॉ ने ब्रिटिश भारतीय सेना के इंडियन मेडिकल सर्विस IMS, अब आर्मी मेडिकल कोर में एक कप्तान के रूप में सेवा प्रदान की। दोस्तों, मानेकशॉ भाई बहनों में सैम के 2 बड़े भाई फाली और जैन इंजीनियर, जबकि सिला और शेरू शिक्षक बने।
सैम और उनके छोटे भाई जेमी दोनों भारतीय सेना में शामिल हो गए। जेमी अपने पिता की ही तरह एक चिकित्सक बने और रॉयल इंडियन एयरफोर्स में चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। दर्शकों, जेमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवल एयर स्टेशन पेसाकोला से एयर सर्जन विंग्स के रूप में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। वो अपने बड़े भाई सैम के साथ फ्लैग ऑफिसर बने और भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। बचपन में सैम शरारती और बेहद जोशीले थे। उनकी आरंभिक इच्छा अपने पिता की तरह चिकित्सक बनने की थी। उन्होंने अपने प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा पंजाब में पूरी की और फिर शेरवुड कॉलेज नैनीताल चले गए। दोस्तों, ये वक्त है 1929 में। उन्होंने 15 साल की उम्र में जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन द्वारा विकसित अंग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम लेकर कॉलेज छोड़ दिया। दर्शकों, 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। सैम ने तब तक अपने पिता से चिकित्सा अध्ययन के लिए उन्हें लंदन भेजने को कहा। सैम के पिता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र अधिक नहीं थी। सैम के दो बड़े भाई पहले से ही लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, सैम ने लंदन जाने के बजाय हिंदू सभा कॉलेज, अब हिंदू कॉलेज अमृतसर में प्रवेश ले लिया। वो अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड भारतीय सेना कॉलेज समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में अधिकारी आयोग ऑफिसर्स कमीशंस के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में एक सैन्य एकेडमी स्थापित करने की सिफारिश की। इसके तहत 3 साल का पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था और प्रवेश की आयु 18 से 20 वर्ष थी। प्रस्ताव के अनुसार उम्मीदवारों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता। भारतीय सेना एकेडमी IMA में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की औपचारिक अधिसूचना 1932 के शुरुआती महीने में जारी की गई। दोस्तों, परीक्षा जून या जुलाई के लिए निर्धारित की गई। अपने पिता द्वारा उन्हें लंदन भेजने से इनकार किए जाने के विरोध स्वरूप मानेकशॉ ने एक पद के लिए आवेदन किया और दिल्ली में प्रवेश परीक्षा में बैठे। 1 अक्टूबर 1932 को वो प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले 15 कैडेटों में से एक थे। मानेकशॉ में योग्यता क्रम में 6वां स्थान प्राप्त किया। मानेकशॉ का चयन कैडेटों के पहले बैच में हुआ था। द पायनियर्स कहे जाने वाले उनके कैडेट वर्ग से स्मिथ डन और मोहम्मद मूसा खान निकले, जो वर्मा और पाकिस्तान के भावी कमांडर इन चीफ थे। हालांकि एकेडमी का उद्घाटन चैटवुड द्वारा 10 दिसंबर 1932 को किया गया, लेकिन कैडेटों का सैन्य प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 1932 से शुरू हो गया था। IMA में अपने प्रवास के दौरान मानेकशॉ विदगद साबित हुए। उन्होंने आगे के जीवन में कई प्रथम उपलब्धि हासिल की। वे गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले पहले स्नातक, भारत के थल सेना अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले व्यक्ति और फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। शामिल किए गए 40 कैडेटों में से केवल 22 ने ही पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्हें 1 फरवरी 1935 को 4 फरवरी 1934 से पूर्ववर्ती वरिष्ठता के साथ सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया।
मानेकशॉ के कमीशन के समय एक कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारियों के लिए भारतीय इकाई में भेजे जाने से पहले शुरुआत में ब्रिटिश रेजिमेंट से जुड़ा होना मानक प्रचलन। इस तरह से मानेकशॉ लाहौर में तैनात दूसरी बटालियन रॉयल स्कॉट्स में शामिल हो गए। बाद में उन्हें बर्मा में तैनात 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल किया गया। दोस्तों, 1 मई 1938 को उन्हें अपनी कंपनी का कार्टर मास्टर नियुक्त किया गया। पहले से ही पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा गुजराती में पारंगत मानेकशॉ ने अक्टूबर 1938 में पश्तो में एक उच्च स्तर मानक सैन्य दुभाषीय की योग्यता प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर योग्य अधिकारियों की कमी के कारण युद्ध के पहले 2 वर्षों में मानेकशॉ को कैप्टन और मेजर के कार्यवाहक या अस्थायी रैंक पर नियुक्त किया गया। 4 फरवरी 1942 को उन्होंने स्थायी कैप्टन के रूप में प्रमोशन किया गया। उन्होंने 1942 में बर्मा में सितांग नदी पर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। मानेकशॉ उस युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए पहचाने गए। सितांग सेतु शीर्ष के बाईं ओर एक प्रमुख स्थान पगोड़ा पहाड़ी के आसपास लड़ाई के दौरान उन्होंने हमलावर जापानी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। आधे से अधिक लोगों के हताहत होने के बावजूद कंपनी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। दोस्तों, पहाड़ी पर कब्जा करने के बाद मानेकशॉ लाइट मशीन गन LMG की गोली की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, युद्ध का अवलोकन करते हुए 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान मानेकशॉ को जीवन और मृत्यु के बीच जूझते देखकर उनकी ओर लपके, इस डर से कि कहीं मानेकशॉ की मृत्यु न हो जाए। जनरल ने उन पर अपनी मिलिट्री क्रॉस रिबन चिपका दिया और कहा, एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित नहीं किया जा सकता। 21 अप्रैल 1942 को लंदन गजट के अधिसूचना प्रकाशन के साथ इस पुरस्कार को आधिकारिक बना दिया गया। उदाहरण जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था इस प्रकार है। ये अधिकारी अपनी बटालियन की A कंपनी की कमान संभाल रहा था जब उसे सितांग सेतु शीर्ष के बाईं ओर की प्रमुख पहाड़ी पोजीशन पर जवाबी हमले करने का आदेश दिया गया, जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। 30% जनहानि के बावजूद जवाबी हमला सफल रहा और ये काफी हद तक कैप्टन मानेकशॉ के उत्कृष्ट नेतृत्व और दृढ़ता के कारण था। दोस्तों, पोजीशन पर कब्जा करने के बाद यह अधिकारी घायल हो गया था। मानेकशॉ को उनके अर्दली मेहर सिंह शेर सिंह ने युद्ध के मैदान से बाहर निकाला और उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई सर्जन के पास ले गए। सर्जन ने शुरू में ये कहते हुए मानेकशॉ का इलाज करने से इनकार कर दिया कि वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनके पूरे शरीर में 7 गोलियां थीं। मेहर सिंह सैम को अपने कंधों पर उठाकर युद्ध के मैदान से लगभग 14 मील चले। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत लंबी एक इंसान को ले जाने की यात्रा थी। मानेकशॉ के बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन मेहर सिंह बदेशा ने डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए मजबूर किया। मानेकशॉ के होश में आने पर सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें खच्चर ने लात मारी थी। मानेकशॉ के हास्य बोध से प्रभावित होकर डॉक्टर ने उनका इलाज किया। मानेकशॉ के फेफड़े, लीवर और किडनी से 7 गोलियां निकाली गईं। उनके आंतों के कुछ हिस्से भी निकाल दिए गए। मानेकशॉ के विरोध पर कि वो अन्य रोगियों का इलाज करते हैं, रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारी कैप्टन GM दीवान ने उनकी देखभाल की। 1947 में भारत के विभाजन पर
मानेकशॉ की इकाई 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। इसी मानेकशॉ को 8 गोरखा राइफल्स में फिर से नियुक्त किया गया। 1947 में विभाजन से संबंधित मुद्दों को संभालते समय मानेकशॉ ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपनी योजना और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया। 1947 के अंत में मानेकशॉ को 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की 3री बटालियन 3/5 GRFF के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। 22 अक्टूबर को मानेकशॉ के नई नियुक्ति पर जाने से पहले पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की और डोमेल तथा मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। अगले दिन जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। 25 अक्टूबर को मानेकशॉ राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के साथ श्रीनगर गए। मेनन महाराजा हरि सिंह के साथ रुके और मानेकशॉ ने कश्मीर की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। मानेकशॉ के अनुसार महाराजा ने उसी दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वे वापस दिल्ली लौट गए। लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के साथ ही मानेकशॉ ने कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा रोकने के लिए सैनिकों की तत्काल तैनाती का सुझाव दिया। दर्शकों, 27 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तानी सेना से श्रीनगर की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को कश्मीर भेजा गया, जो तब तक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की 3री बटालियन के कमांडर के रूप में मानेकशॉ की तैनाती का आदेश रद्द कर दिया गया और उन्हें सैन्य संचालन निदेशालय में तैनात किया गया। कश्मीर विवाद और हैदराबाद के कब्जे ऑपरेशन पोलो के परिणाम स्वरूप, जिसकी योजना भी सैन्य संचालन निदेशालय द्वारा बनाई गई थी। मानेकशॉ ने कभी भी बटालियन की कमान नहीं संभाली। सैन्य संचालन निदेशालय में अपने कार्यकाल के दौरान, जब उन्हें सैन्य संचालन के पहले भारतीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तब उन्हें कर्नल और फिर ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोशन किया गया। दोस्तों, इस नियुक्ति के बाद प्रमोशन करके मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। इसे अब सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO कहा जाता है। मानेकशॉ को 4 फरवरी 1952 को स्थायी कर्नल के रूप में प्रमोशन किया गया। अप्रैल 1952 में उन्हें 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांड नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्यालय फिरोजपुर में था। 9 अप्रैल 1954 को उन्हें सेना मुख्यालय में सेना प्रशिक्षण का निदेशक नियुक्त किया गया। एक कार्यवाहक ब्रिगेडियर के रूप में उन्हें 14 जनवरी 1955 को महू में पैदल सेना स्कूल के कमांडेंट के रूप में तैनात किया गया। वे 8वीं गोरखा राइफल्स और 61वें घुड़सवार सेना दोनों के कर्नल भी बने। पैदल सेना स्कूल के कमांडेंट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण मैनुअल पुराने हो गए थे। उन्होंने मैनुअल को भारतीय सेना द्वारा नियोजित रणनीति के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 फरवरी 1957 को उन्हें ब्रिगेडियर के स्थायी पद पर प्रमोशन किया गया। 1957 में मानेकशॉ को उच्च कमान पाठ्यक्रम हायर कमांडेंट कोर्स में भाग लेने को 1 वर्ष के लिए इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेजा गया। दोस्तों, 20 दिसंबर 1957 को लंदन से वापसी पर उन्हें मेजर जनरल के कार्यवाहक रैंक के साथ 26वें पैदल सेना विभाग का जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC नियुक्त किया गया। जब उन्होंने विभाग की कमान संभाली, तब जनरल KS थिमैया सेना अध्यक्ष GOAS
और कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। मानेकशॉ के विभाग के दौरे के दौरान मेनन ने उनसे पूछा कि वो थिमैया के बारे में क्या सोचते हैं। मानेकशॉ ने उत्तर दिया कि उनके लिए अपने प्रमुख के बारे में इस तरह सोचना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठ का मूल्यांकन करना अनुचित समझा। दर्शकों, मानेकशॉ ने मेनन से ये भी कहा कि वो दोबारा किसी से ऐसा ना पूछें। इससे मेनन नाराज हो गए और उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि अगर वो चाहें तो थिमैया को बर्खास्त कर सकते हैं। जिस पर मानेकशॉ ने जवाब दिया, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मुझे फिर कोई दूसरा मिल जाएगा। उन्हें इच्छा अनुसार अपने सैनिकों की कमान संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए या उन्हें स्टाफ नियुक्ति पर भेज दिया जाना चाहिए। गांधी ने हस्तक्षेप किया और मानेकशॉ को आगे बढ़ने के लिए कहा। हालांकि इंदिरा गांधी के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी सरकार में उनका बहुत प्रभाव था। मानेकशॉ का अगला कार्य नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA में सैनिकों को पुनर्गठित करना था। वहां पर उन्होंने सैनिकों के लिए उपकरण, आवास और कपड़ों की कमी को दूर करने के उपाय किए। दर्शकों, 20 जुलाई 1963 को स्थायी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रमोशन होने के बाद मानेकशॉ को 5 दिसंबर को सेना कमांडर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ के रूप में पश्चिमी कमान की बागडोर संभाली। 1964 में 16 नवंबर को अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के बाद वो पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ के रूप में शिमला से कलकत्ता चले गए। दर्शकों, वहां उन्हें नागालैंड में विद्रोह का जवाब दिया, जिसके लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जनरल PP कुमार मंगलम जून 1969 में सेना अध्यक्ष GOAS के पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि मानेकशॉ सबसे वरिष्ठ सेना कमांडर थे, लेकिन रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को सिफारिश की, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बावजूद इसके मानेकशॉ को 8 जून 1969 को 8वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध को एक प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया। मानेकशॉ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेना में पद आरक्षित करने की योजना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वे पारसी थे, जो कि भारत में एक अल्पसंख्यक समूह था, लेकिन फिर भी मानेकशॉ को लगा कि यह प्रथा सेना के सिद्धांत से समझौता करेगी। उनका मानना था सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए। सेना अध्यक्ष की हैसियत से मानेकशॉ ने एक बार फिर जुलाई 1969 में 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन का दौरा किया। उन्होंने एक अर्दली से पूछा कि क्या वह अपने मुखिया का नाम जानता है। अर्दली ने उत्तर दिया कि हाँ, वह जानता है। जब उससे प्रमुख का नाम पूछा गया तो उसने कहा सैम बहादुर, और अंततः यही मानेकशॉ का उपनाम बन गया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में पूर्वी कमान द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। मानेकशॉ ने पूर्वी कमान की चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को भारतीय प्रधानमंत्री को सूचित करने का निर्देश दिया कि पूर्वी कमान से सैनिकों की आवाजाही के लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। अगले दिन नौसेना और वायुसेना ने भी पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर पूरे पैमाने पर अभियान शुरू किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान का प्रतिरोध चरमरा गया। भारत ने अधिकांश
लाभप्रद स्थितियों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को अलग थलग कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने अब आत्मसमर्पण करना या पीछे हटना शुरू कर दिया। हालात पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 4 दिसंबर 1971 को इकट्ठी हुई। 7 दिसंबर को लंबी चर्चा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तत्काल संघर्ष विराम और सैनिकों की वापसी के लिए एक प्रस्ताव रखा। सोवियत संघ ने इसे 2 बार वीटो किया और बंगालियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के कारण यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मतदान में भाग लिया। फिर भी बहुमत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मानेकशॉ ने 9, 11 और 15 दिसंबर को रेडियो प्रसारण द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिकों को आश्वासन दिया कि यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें भारतीय सैनिकों से सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा। दोस्तों, अंतिम 2 प्रसारण पाकिस्तानी कमांडरों मेजर जनरल राव फरमान अली और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के अपने सैनिकों को दिए गए संदेशों के जवाब के रूप में किए गए। 11 दिसंबर को अली ने संयुक्त राष्ट्र को संदेश भेजकर युद्ध विराम का अनुरोध किया, लेकिन इसे राष्ट्रपति याहा खान द्वारा अधिकृत नहीं किया गया और लड़ाई जारी रही। भारतीय सेनाओं के हमलों तथा कई चर्चाओं और परामर्शों के बाद खान ने पाकिस्तानी सैनिकों की जान बचाने के लिए युद्ध रोकने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने का वास्तविक निर्णय नियाजी द्वारा 15 दिसंबर को लिया गया। इसकी सूचना मानेकशॉ को संयुक्त राज्य अमेरिका के महावाणिज्य दूत के दौरान वाशिंगटन के माध्यम से ढाका में दी गई थी। मानेकशॉ ने उत्तर दिया कि वह युद्ध तभी रोकेंगे जब पाकिस्तानी सैनिक 16 दिसंबर को 9 बजे तक भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। दोस्तों, नियाजी के अनुरोध पर समय सीमा उसी दिन 15 बजे तक यानी 3 बजे तक बढ़ा दी गई। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। जब प्रधानमंत्री ने मानेकशॉ को ढाका जाने और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये सम्मान पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दिया जाना चाहिए। युद्ध के बाद अनुशासन बनाए रखने के बारे में चिंतित मानेकशॉ ने लूटपाट और बलात्कार पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए और उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने तथा उनसे दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया। सिंह के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप लूटपाट और बलात्कार के मामले नगण्य थे। इस मामले पर अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए मानेकशॉ को ये कहते हुए उद्धत किया गया था, जब आप एक बेगम मुस्लिम महिला को देखें तो अपने हाथ अपनी जेब में रखें और सैम के बारे में सोचें। दर्शकों, युद्ध 12 दिनों तक चला और इसमें 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इसका अंत पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध बंदियों के अलावा पाकिस्तान को भारत के 2000 के मुकाबले 6000 जनहानि का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद मानेकशॉ युद्ध बंदियों के प्रति अपनी करुणा के लिए जाने गए। सिंह बताते हैं कि कुछ मामलों में उन्होंने युद्ध बंदियों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया और सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ अकेले में उनसे बात भी की। दर्शकों, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय सेना उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। उनके लिए कुरान की प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रावधान किया और उन्हें त्योहार मनाने और अपने प्रियजनों से पत्र तथा पार्सल प्राप्त करने की अनुमति
युद्ध के बाद गांधी ने मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रूप में प्रमोशन करने और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। दोस्तों, हालांकि नौसेना और वायुसेना के कमांडरों की कई आपत्तियों के बाद नियुक्ति रद्द कर दी गई। ऐसा महसूस किया गया कि मानेकशॉ के थल सेना से होने के कारण तुलनात्मक रूप से छोटी सेनाओं, नौसेना और वायुसेना की उपेक्षा की जाएगी। इसके अलावा नौकरशाहों को लगा कि यह फैसला रक्षा मुद्दों पर उनके प्रभाव को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, हालांकि मानेकशॉ को जून 1972 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनका कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। मानेकशॉ को 1 जनवरी 1973 को सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता के तौर पर फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन किया गया। उन्हें 3 जनवरी को राष्ट्रपति अवार्ड में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से रैंक प्रदान किया गया। वे इस पद पर प्रमोशन होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी बने। भारतीय सेना के प्रति उनकी सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मानेकशॉ लगभग 4 दशक के करियर के बाद 15 जनवरी 1973 को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। वो अपनी पत्नी सिल्लू के साथ वेलिंगटन छावनी के बगल में स्थित शहर कुन्नूर में बस गए। इसी जगह पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में काम किया था। दर्शकों, गोरखा सैनिकों के बीच लोकप्रिय मानेकशॉ को नेपाल ने 1972 में नेपाली सेना के मानद जनरल के रूप में सम्मानित किया। 1977 में उन्हें राजा वीरेंद्र द्वारा नेपाल अधिराज्य के नाइटहुड की उपाधि त्रिशक्ति पट से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद मानेकशॉ ने कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक और कुछ मामलों में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे मुखर थे और राजनीतिक रूप से सही होने की परवाह नहीं करते थे। एक बार जब सरकार के आदेश पर उनकी जगह नायक नाम के एक व्यक्ति को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया तो मानेकशॉ ने चुटकी लेते हुए कहा, इतिहास में ये पहली बार है जब एक नायक कॉर्पोरल ने एक फील्ड मार्शल की जगह ली है। मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने दावा किया कि मानेकशॉ ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 20,000 रुपये में भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेची थी। उनके आरोपों को भारतीय रक्षा विभाग ने खारिज कर दिया। दोस्तों, मानेकशॉ को 1973 के फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्हें पूरे भत्ते नहीं दिए गए जिसके वे हकदार थे। 2007 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वेलिंगटन में मानेकशॉ से मुलाकात की और उनके 30 वर्षों से अधिक के बकाया वेतन के लिए 1,30,00,000 रुपए 2023 में 3,90,00,000 का चेक प्रदान किया। मानेकशॉ ने 22 अप्रैल 1939 को मुंबई में सिल्लो बोर्ड से शादी की। 1937 में लाहौर के एक सार्वजनिक समारोह में सैम की मुलाकात सिल्लो बोर्डे से हुई थी। दंपति की 2 बेटियां हुई, शेरी और माया। बाद में नाम बदलकर माजा। शेरी का जन्म 1940 में तथा माया का जन्म 1945 में हुआ। शेरी ने बाटलीवाला से शादी की और उनकी ब्रांडी नाम की एक बेटी हुई। माया को ब्रिटिश एयरवेज में एक विमान परिचायिका के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने एक पायलट दारूवाला से शादी की। दंपति को राहुल सैम और जेहान सैम नाम के 2 बेटे हुए। मानेकशॉ की 94 वर्ष की आयु में 27 जून 2008 की सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें निमोनिया तथा फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई थी और वे गोवा में चले गए थे। दर्शकों, कहा जाता है कि उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूँ। उन्हें तमिलनाडु के
उद्गम मंडलम ऊटी में पारसी कब्रिस्तान में उनकी पत्नी की कब्र के बगल में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद मानेकशॉ जिन विवादों में शामिल थे उनके कारण ही कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार में वीआईपी प्रतिनिधित्व का अभाव था, क्योंकि राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित नहीं किया गया, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन भले ना हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के नेताओं के लिए प्रथा का उल्लंघन अवश्य था। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां और 3 पोते पोतियां हैं। 1971 में मानेकशॉ के नेतृत्व में मिली जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा फील्ड मार्शल की वर्दी में मानेकशॉ को चित्रित करने वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। दिल्ली छावनी में फील्ड मार्शल के नाम पर मानेकशॉ सेंटर का नाम रखा गया। भारतीय सेना के बेहतरीन संस्थानों में से एक यह बहुउपयोगी आधुनिक सम्मेलन केंद्र है। ये 25 एकड़ के प्राकृतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस केंद्र का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2010 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। सेना के शीर्ष नेतृत्व की नीति तैयार करने वाले सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन इसी केंद्र में होता है। बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। कर्नाटक का गणतंत्र दिवस समारोह हर साल इसी मैदान में आयोजित किया जाता है। 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद के शिवरंजनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर ब्रिज का नाम मानेकशॉ के नाम पर रखा गया था। 2014 में नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में उटी कुन्नूर रोड पर मानेकशॉ ब्रिज, जिसका नाम 2009 में उनके नाम पर रखा गया था, उनके सम्मान में एक ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित की गई थी। पुणे छावनी में माणेक जी मेहता रोड पर भी उनकी प्रतिमा है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म बहादुर मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। फिल्म में विक्की कौशल ने मानेकशॉ की भूमिका निभाई है। फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।